Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is असम चा बगीचर धन पुरस्कार मेला स्कीम। तो गाइज इसके नाम से ही पता चल रहा है चाय इज चाय, टी, ये चाय से रिलेटेड स्कीम है। बगीचर मतलब बगीचे को बोला जाता है, चाय के बगीचे को, धन इज पैसा, और ये पुरस्कार जो होता है इनाम, पुरस्कार का क्या बोला जाता है, अवार्ड, मेला स्कीम। तो ये इसका थर्ड फेज जो है इस स्कीम का, ये अभी स्टार्ट किया गया इन गुवाहाटी में। ये स्कीम जो थी ये लॉन्च की गई बाय द असम गवर्नमेंट इन द ईयर 2017-18। तो ये किसके लिए लॉन्च की गई? ये लॉन्च करी गई टू एनकरेज पीपल टू ओपन बैंक अकाउंट्स इन द टी गार्डन एरियाज में। तो इस स्कीम के अंडर द वर्कर्स जो है इस टी कम्युनिटी के, उनको जो है 2500 रुपया मिलेगा, जो उनके सीधे बैंक खाते में जाएगा थ्रू द डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम के अंडर। तो इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है? ये तो एक तो वो रेजिडेंट होना चाहिए असम का, और वुमेन होनी चाहिए जो बिलोंग करती है बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरीज से, और वो वुमेन जो काम करती है इन चाय के बगीचों में। तो गाइस एक आपके जेके एसएसबी के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तो मैं क्रॉप्स की बात करूं तो आज हम बात कर लेते हैं चाय की, ठीक है। हम चाय की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि चाय का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में वो कितना होता है। इंडिया जो है, इंडिया 14% ऑफ ग्लोबल टी को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया क्या करता है, ग्लोबल एक्सपोर्ट कितना करता है, 14%। तो सबसे ज्यादा गाइस कौन सी कंट्री चाय को एक्सपोर्ट करती है? वो है चाइना, क्योंकि जो चाइना में जो चाय है वो एक इंडिजीनियस क्रॉप में बोली जाती है, ठीक है। चाय जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। तो नियरली 20% ऑफ द इंडिया प्रोड्यूस, मतलब 20% जो इंडिया प्रोड्यूस करता है वो उसमें एक्सपोर्ट कर देता है, और 80% जो है वो इंडिया में ही कंज्यूम होता है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाय का पूरे वर्ल्ड में, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड, एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो अब मैं बात करती हूँ, आपको पता ही होगा कि चाय जो है लोग इंडिया में इतनी ज्यादा पसंद करते हैं कि कोई भी उनके घर आ जाए तो सबसे पहले वो चाय ही बनाते हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाय का। प्रोडक्शन वाइज इंडिया प्रोड्यूसर कितना है, सेकंड लार्जेस्ट, और एक्सपोर्ट कितना करता है, फोर्थ लार्जेस्ट। तो अब मैं बात करती हूँ जगहों की, प्लेसेस की, जहां पे चाय जो है वो ग्रो की जाती है। तो वो कौन सी जगह है? टी कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन इज प्रैक्टिस्ड इन असम, ठीक है। असम में जो है सबसे ज्यादा इसकी प्लांटेशन होती है। दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग कहां पे है गाइस? वेस्ट बंगाल। नीलगिरीज हिल्स ऑफ साउथ इंडिया एंड तराई अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ ऑफ चाय। क्या कंडीशंस होती है कि ये जो क्रॉप है ये हम उगा सके? सबसे नंबर 1 इज क्लाइमेट। चाय एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट है जो कहाँ पे ग्रो होता है गाइज? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो इसका टेम्परेचर कितना बोला जाता है? 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। तो रेन टेम्परेचर इसको कितना चाहिए होता है? 20 और 30 डिग्री के तक। रेनफॉल इसको बहुत चाहिए होती है, 150 से लेके 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए होती है। तो चाय की, आप जब कभी अगर किसी ने चाय की खेती देखी है या गूगल आप सर्च करोगे, चाय की खेती आपको हमेशा स्लोप्स में मिलती है। इसको पानी चाहिए होता है, बट जो है वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पानी उसमें जो है वो स्टेगनेंट ना हो, खड़ा ना रहे पानी, ठीक है। तो इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए होती है? स्लाइटली एसिडिक विद पोरस सब सॉइल। पोरस का क्या मतलब है कि उसमें पोर्स हो ताकि वो पानी जो है वो अंदर की ओर ड्रेन हो जाए, खड़ा ना रहे, ठीक है। विच परमिट्स अ फ्री पर कोलोकेशन ऑफ द वाटर। तो ये गाइज ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एक आपके सिलेबस में टॉपिक होगा जेके एसएसबी के भी या यूपीएससी या केएस के सिलेबस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा जो है वो न्यूज में बनी रहती है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि यूएस ने, क्यों ये न्यूज में थी? यूएस ने अनाउंस किया है प्लान टू री एंगेज विद द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल।
क्योंकि जो उनके फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने विड्रॉ कर दिया था ऑलमोस्ट 3 साल पहले। तो यूएस ने अब बोला है कि वो फिर से इसके साथ री एंगेज करने जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का गाइस नाम क्या है? इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। क्या नाम है? यूनाइटेड कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है आपको एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसकी प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के कितने मेंबर्स हैं गाइस? 47 मेंबर्स हैं। ठीक है, जो सर्व करते हैं। इनकी इलेक्शंस की जाती है एवरी ईयर सीट्स को फिल करने में। तो क्या होता है, डिफरेंट रीजन्स है, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, इन सारी जो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि सबको मिल सके, इस तरह जो है इसमें जो सीट्स हैं वो फिल की जाती हैं। हर मेंबर जो है उसको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ईच इलेक्टेड मेंबर्स सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. Countries are disallowed from occupying a seat for more than 2 consecutive terms. अगर कोई कंट्री है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो एक साथ उन्होंने जीत ली, तो उसके बाद उस कंट्री को डिसअलो कर दिया जाता है अगली बार सीट लेने से। तो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये क्या करते हैं? आपने सुना होगा, ये ह्यूमन राइट्स जो कमीशन बॉडी है, ये एक वॉच डॉग है। जितने भी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं थ्रू ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए ये एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन देती है। किस पे? ह्यूमन राइट इश्यूज पे, थ्रू अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट कॉल्ड द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। तो ये ओवरसी करती है एक्सपर्ट की इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशन इन स्पेसिफिक कंट्रीज। क्या करती है? जैसे कोई कंट्री है वो इन्वॉल्व है ह्यूमन राइट वायलेशन में, तो वो उस कंट्री को खाली बोल सकती है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट किए जाते हैं, बट वो आगे कंट्रीज के ऊपर है कि उस पे एक्शंस लेना है या नहीं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो बॉडी है एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। टूथलेस का क्या मतलब है? कि इनके पास कोई पावर्स नहीं है। ठीक है, कोई पावर्स नहीं है कि ये जो है किसी जहां पे वायलेशन हो रही है उनको सजा दे सके। श्रीलंका क्लियर्स चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट 50 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु। ये हमारे कंट्री के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। गाइस, आपने इंडिया का मैप देखा है? इंडिया का मैप अगर आप अभी नहीं देखा तो एटलीस्ट में प्लीज अभी जाके देखें। तो इंडिया के मैप्स के नीचे सबसे नीचे स्टेट आपको तमिलनाडु दिखती है। तो तमिलनाडु के पास आपको ये श्रीलंका का मैप जो दिखेगा, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार दिखेगा। ये जो गाइज ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है ये एरिया जो है रामेश्वरम का नाम आपने सुना होगा। रामेश्वरम ब्रिज, सेतु ब्रिज है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो जाफना एक पेनिनसुला है वो कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तो ऐसे न्यूज आ सकती है कि जाफना पेनिनसुला इज रिलेटेड टू विच एरिया। तो जाफना पेनिनसुला कहाँ पे है? दिस एरिया इज जाफना पेनिनसुला। ठीक है, ये एरिया को क्या बोला जाता है? जाफना पेनिनसुला। ठीक है, ये एरिया कौन सा है? तो श्रीलंका ने क्या किया है? क्लियर किया है एक चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट इन 3 आइलैंड्स में। और वो तीनों आइलैंड्स कहां पे हैं? वो इस एरिया में तीनों आइलैंड है, जिसमें से एक आइलैंड जो है वो आपको सामने ही दिख रहा है, जिसका नाम है डेल्फ आइलैंड। कौन सा आइलैंड गाइस? ये रहा वो आइलैंड, ये है वो आइलैंड जिसका नाम है डेल्फ आइलैंड। दिख रहा है आपको? क्या नाम है इसका? डेल्फ। ठीक है, तो ये आपको आइलैंड याद रखना है। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि डेल्फ आइलैंड इज कहां पे है, यहाँ जो जाफना पेनिनसुला है वो कहां पे है। तो अब हम ये बात करते हैं ये जो जगह है वो न्यूज में क्यों थी। क्योंकि श्रीलंका ने एक चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट को क्लियर किया है
वो 3 आइलैंड्स कहाँ पे हैं गाइस? जाफना पेनिनसुला में है, जो हार्डली जो 50 किलोमीटर दूर है तमिलनाडु कोस्ट से। द प्रपोजल सीक्स टू इन्वॉल्व सिनोसर ई टेक्विन ज्वाइंट वेंचर। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? सिनोसर ई टेक्विन ज्वाइंट वेंचर इन चाइना टू इंस्टॉल। ये एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम प्रोजेक्ट है। कहाँ पे? कौन, क्या आइलैंड्स का क्या नाम है? नैनातीवू, डेल्फ एंड अनाइलीतीवू लोकेटेड इन द पाक बे। The islands are connected to Jaffna Peninsula by a limited ferry services managed mostly by the Sri Lankan Navy। तो गाइज ये जगह हमारे इंडिया के लिए बड़ी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। अगर चाइना सोच रहा है कि वो डेल्फ आइलैंड में अपना वो जो है आर्मी बेस भी बना सकता है, और डेल्फ आइलैंड इंडिया के बिल्कुल पास है। कभी आप लोग कन्याकुमारी जाने का आपको मौका मिलेगा तो रात में वहां पे जो है कन्याकुमारी आप जाओगे, आपको रात में आपको ऐसे लाइटें देखने को मिलेगी। श्रीलंका इतना पास है वहां से, ठीक है। तो डेल्फ आइलैंड तो बिल्कुल ही पास है। वहां पे इंडिया जो है चाइना अगर वहां पे आर्मी बेस बनाती है तो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट ऑल्दो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल बॉडीज के पास जाके उस पर स्टे भी लगा सकता है। अब इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो चाइना को कहीं ना कहीं ऐसे इतने पास अपने बेस बनाने के लिए रोक सके। मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस। गाइस जब मैंने आपको बजट सेशन बताया था तो तब मैंने आपको बताया था एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है। ये बजट सेशन कब स्टार्ट होता है? ये 1 फरवरी को स्टार्ट होता है बजट सेशन। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशन होते हैं। एक बजट सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है और एक मॉनसून सेशन होता है, ठीक है। तो अभी बजट सेशन आपको चल रहा था, बजट पेश किया। बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो कौन है अभी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने बजट पेश किया। तो जैसे बजट पेश होता है उसके बाद ब्रेक आ जाता है, फिर से जो है जो सेशन है वो बजट सेशन फिर से जो कंटिन्यू होता है और डिस्कस किया जाता है बजट को। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन्ड है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो एक सेशन जो है पहला सेशन बुलाते हैं हर साल। बजट सेशन मतलब साल जब शुरू होता है या बजट सेशन पहला सेशन होता है साल का, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो मोशन जो बजट सेशन को जो है वो समन करते हैं और लास्ट में उस सेशन के बाद जो है मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो एड्रेस किया जाता है टू द प्रेसिडेंट एड्रेस। तो अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास ना हो तो क्या होता है गाइस? जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको जो क्या करना पड़ता है? अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। तो अभी हमें मोशन ऑफ थैंक्स देखने को मिला। एज मेनी एज 50 स्पीकर्स फ्रॉम 25 पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट इन राज्यसभा ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स लास्टिंग ओवर 3 days। नेक्स्ट इज ब्रुकेशिया नाना। ब्रुकेशिया नाना क्या है? ये क्यों न्यूज में है? इट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड। ये कैमोलियन है। कैमोलियन क्या होते हैं गाइस? छिपकलियां, छिपकलियों की फैमिली, ठीक है, फ्रॉम द आइलैंड कंट्री ऑफ मेडागास्कर। गाइस मेडागास्कर कहाँ है? मेडागास्कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास आपको एक मेडागास्कर दिखेगा। उसके पास आपको मॉरिशस भी दिखेगा। मॉरिशस से थोड़ा सा ऊपर आओगे आपको रीयूनियन आइलैंड दिखेंगे। रीयूनियन आइलैंड के थोड़ा सा ऊपर आओगे आपको मालदीव्स दिखेगा। मालदीव्स आपको दिखेगा तो लक्षद्वीप बिल्कुल पास है, और लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन, ठीक है, इंडिया का पार्ट है ये। तो मेडागास्कर में ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल जो है वो देखा गया, डिस्कवर्ड किया गया। ये मेल है जिसकी टोटल लेंथ है 21.6 मिलीमीटर, और फीमेल जो है वो स्लाइटली लंबी होती है। कितनी? 28.9 मिलीमीटर। प्रीवियसली द कैमेलियन स्पीशीज ब्रुकेशिया माइक्रा वॉज थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट। पहले ब्रुकेशिया माइक्रा जो थी वो सबसे छोटा स्पीशीज था कैमोलियन का। अब सबसे ज्यादा छोटा स्पीशीज कौन सा है? ब्रुकेशिया नाना। और मेडागास्कर जो जगह है वो आपके लिए गाइस इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज अभी एटलस में जाके वो देखें वो जगह कहां पे है। इको सेंसिटिव जोन एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो गाइस पहली बात मैं करती हूँ इको सेंसिटिव जोन की। इको सेंसिटिव जोन को इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज भी बोला जाता है। ये कौन नोटिफाइड करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नोटिफाई करती है। जैसे कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो उसके अराउंड जो एरिया होता है विद इन अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर का जो एरिया एक बफर जोन बनाया जाता है बिटवीन जहां पे लोग रहते होते हैं और जहां पे नेशनल सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती हैं, पार्क्स देखने को मिलती हैं। तो उन दोनों एरियाज के बीच, रेजिडेंशियल एरियाज के बीच में और पार्क्स के बीच में ये जो एरिया जो होता है बफर जोन जिसको बोला जाता है, उस एरिया को क्या बोला जाता है गाइस? इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन या इको सेंसिटिव जोन, सॉरी इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज। तो ये कौन नोटिफाई करती है? ये नोटिफाई करती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पर्पस क्या है कि कोई भी एरिया को डिक्लेयर किया जाए इको सेंसिटिव जोन, कि ताकि इसको एक शॉक एब्जॉर्बर बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर किसका? प्रोटेक्टेड एरियाज का, बाय उसको रेगुलेट किया जाता है और वहां पे एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांजिशन जोन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन से लेके टू द एरियाज इन्वॉल्विंग लेस प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंटल, जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो इस वर्ड को मेंशन नहीं करता। तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो इको सेंसिटिव जोन को मेंशन नहीं करता। इको सेंसिटिव जोन जो है अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर का होता है। ये कहाँ मेंशन है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी 2002 में मेंशन किया गया था कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो 10 किलोमीटर तक के एरिया को बनाया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि 10 किलोमीटर तक ही बना सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। क्या पता 10 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा भी उसको जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपसे सेंचुरीज भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये सेंचुरी कहाँ पे है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एलिफेंट रिजर्व भी बोला जाता है, साउथ इंडिया का। ये एक ओनली सेंचुरी है केरला की जहां पे 4 हॉर्न, 4 सिंगों वाले एंटेलोप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस जो सेंचुरी से कौन सी रिवर जाती है गाइस? कबानी रिवर। विच रिवर? कबानी रिवर, ठीक है। तो अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसका जो एक न्यूज आई थी कि न्यूज क्या थी गाइस कि केरला चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन के लिए बोला है कि ताकि एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसके अंडर उस नोटिफिकेशन में बोला गया कि जो नोटिफाइड एरिया जो है ट्रांजिशन एरिया इकोनॉमिकल इको सेंसिटिव जोन का कितना किया गया? 118 स्क्वायर किलोमीटर। उसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। तो अब जो है केरला के जो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि वो एरिया को जो 118 किलोमीटर जो एरिया उस नोटिफिकेशन में दिया गया है उसको बदल के 88 किलोमीटर कर दिया जाए, ताकि वहां पे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो रहते हैं उसको एक्सक्लूड किया जाए इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन से। इसीलिए ये जो सेंचुरी थी वो न्यूज में हमें देखने को मिली। तो क्यों लोग चाहते हैं? क्योंकि ये जो लाइव्स है, थाउजेंड ऑफ लाइव्स जो हैं फार्मर्स की, वो इससे इफेक्ट हो रही थी। वहां पे अप्रोक्सीमेटली 6 गांव भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके घर जो थे वो भी इसमें आ रहे थे। व्हाट इज आइंस्टीनियम? तो ये गाइस न्यूज में आइंस्टीनियम से ही आपको पता चल रहा है कि ये किसके नाम से है? आइंस्टाइन के नाम से है, ठीक है। तो एक नई स्टडी पब्लिश की गई, कहाँ पे? कोई जर्नल है नेचर, जिसका नाम है नेचर, लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक एक स्टडी पब्लिश की गई, एक नेचर जर्नल है। उस स्टडी में पहली बार रिसर्चर्स ने बताया कुछ प्रॉपर्टीज आइंस्टेनियम की। तो आइंस्टेनियम क्या था? ये डिस्कवर किया गया इन 1952 में इन द डेब्रिस ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब। इसका जो पहला हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोला जाता है, ठीक है। तो
तो हम कुछ इसकी आइंस्टीनियम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बहुत मुश्किल होता है क्रिएट करना और ये बड़ा ज्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है। तो मोस्ट कॉमन आइसोटोप एलिमेंट इसका क्या है, आइंस्टीनियम 253, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 20 दिनों की होती है। ठीक है, तो एलिमेंट जो होता है इज ऑल्सो नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज, अपनी नेकेड आई से हमें नहीं दिखता। ठीक है, इसको 9 साल लग गए इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, ताकि वो हमें कहां से कैसे दिख सके, नेकेड आई से। इसका ये है हाईली रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट लाइफ टाइम भी है, कम इसका लाइफ टाइम है। तो अगर कहते हैं इवन इफ द एलिमेंट वाज प्रेजेंट ऑन अर्थ ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इट हैज मोस्ट सर्टेनली डिकेड। जब अर्थ बना था तो तब भी अगर इसका ये तब उस टाइम पे होता तो अभी तक ये डिके हो चुका होता। तो पहला हाइड्रोजन बॉम्ब जो है जिसका नाम था IVY माइक, ये कहां पे हमने टेस्ट किया था, पैसिफिक ओशन पे। ठीक है, तो बस आपको आइंस्टीनियम से आपको बस याद रखना है कि ये क्या है, ये हाईली रेडियो एक्टिव है। जो पहला हाइड्रोजन बॉम्ब बना था वो भी इसी से बना था और उसका नाम था IV माइक। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको मेरी ये न्यूज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली न्यूज को कंटिन्यू करने के लिए, और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।